हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे विजन एजुकेशन आपके घर में। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IJS के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं, पूरे विश्व के लिए एक प्रमुख अंग है, क्योंकि विश्व के जितने भी देशों के बीच में कोई मामले हो जाते हैं तो उनको युद्ध स्तर पर पहुंचने से पहले ही सुलझा दिया जाता है, और ये सुलझाने का जो प्रमुख कार्य है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, की स्थापना 1945 में हुई थी। स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ है वो 18 अप्रैल 1946 से शुरू किया था, और इसकी स्थापना हुई PCIJ के डिसोल्यूशन के बाद ही इसने अपना काम शुरू किया था। अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय है, प्राय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय हैग नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हैग नामक नगर में स्थित है, और इसका जो भवन है उसका नाम है पीस पैलेस। थोड़ा सा ध्यान से देखिए नाम को, इसका नाम ही रखा है पीस पैलेस। पीस यानी शांति, पैलेस यानी महल है, तो शांति महल इसका नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो अपना कार्य है वो 2 भाषाओं में करता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यानी इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाओं में इसका कार्य होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो 15 निर्धारित है चार्टर के अनुसार, और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 9 वर्ष तक होता है। 9 वर्ष पूर्ण होने पर ही उनको वहां से सेवानिवृत्ति दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देश जितने यूएनओ के सदस्य हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं, यानी 193वां देश है वो इसके सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कोरम है वो पूरा किया जाता है 9 जजों द्वारा, यानी 15 में से अगर 9 की उपस्थिति है तभी कोई निर्णय लिया जाता है, और 1/3 सदस्य है वो प्रति 3 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी लगभग 6 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, और प्रति 3 वर्ष बाद इनका चयन किया जाता है, और इन्हीं 15 जज में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरा व्यक्ति उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन है वो 3 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी प्रति 3 वर्ष बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे ही 1/3 नए सदस्यों का चुनाव होता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नए चुने जाते हैं। आप नोट कर लीजिए। और वर्तमान में प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो नाम लिख लीजिए। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो सोमालिया से हैं। अफ्रीका का बहुत ही छोटा सा देश है सोमालिया, आप जो संसार के नक्शे में है वो सर्च कर लीजिएगा। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है वो अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष है वो चीन से हैं शू हांकिन फ्रॉम चाइना। स्पेलिंग अगर नोट करनी है तो नोट कर लीजिए XUEHANQIN है, ये उपाध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को भी वही सारी सुविधाएं दी जाती है जो प्राय राजदूतों को दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को सैलरी है, मतलब एक अच्छा खासा वेतन है वो दिया जाता है, लेकिन इनको सैलरी प्रति वर्ष दी जाती है, प्रति माह न देके प्रति वर्ष दी जाती है। और अब हम चर्चा करेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के यानी महासभा या सुरक्षा परिषद या यूएनओ के जो सदस्य देश नहीं है, क्या वो देश भी अपना कोई पक्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रख सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा हाँ, बशर्ते वो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा दी गई शर्तों का पालन करे। तो यूएनओ के जो जितने भी सदस्य हैं 193 देश इसके सदस्य होते हैं, और सदस्य नए हो तो भी वो अपना पक्ष है वो कुछ शर्तों के साथ रख सकते हैं। संविधान तथा न्यायालय के संबंध में वो सभी प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तथा महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए या पूरे यूएनओ के संगठन के लिए जो निर्धारित वे है
यानी जो बजट पास किया जाता है तो उसमें वो अपना योगदान देते हैं, अगर वो अपना पक्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखाना चाहते हैं। अब ये है, पहले अभी हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के टाइम कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वर्तमान में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जुडिशरी है उसका गठन है वो PCIJ के विघटन के बाद हुआ था। तब अब हम इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इतिहास कितना पुराना है, कब से ये शुरू हुआ था। इतिहास, प्रथम जो स्थायी संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई न्याय संबंधी संस्था है वो बनी थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी शॉर्ट में इसको हम PCA भी कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है PCA का गठन कब हुआ था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और इसका जो गठन है वो हैग पीस कॉन्फ्रेंस 1899 में हुआ था, यानी 1899 में हैग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में PCIJ का गठन हुआ था। और ये जो PCIJ है उसके बाद ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1921 में लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, यानी जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व शांति के प्रयास के लिए, विश्व सुरक्षा के प्रयास के लिए और दोबारा विश्व युद्ध नहीं हो तो उसके लिए जो गठन किया था मित्र राष्ट्रों ने मिलकर द लीग ऑफ नेशंस, तो उस लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत ही द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है वो 1921 में गठित हुआ था। और इस PCIJ के डिसोल्यूशन और राष्ट्र लीग के डिसोल्यूशन के साथ ही जो नया UNO में अंग आया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी। अब हम बात करेंगे कि जो लीग ऑफ नेशंस के गठन के बाद वर्तमान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो 1945 में अपना अस्तित्व में आया और अपना कार्य करना शुरू किया था 18 अप्रैल 1946 को। नोट कर लीजिए इस बात को। अब हम ये देखेंगे कि इतनी बड़ी संस्था के न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है। तो न्यायाधीशों का चुनाव है वो पूर्णतया न्यायाधीशों की योग्यता के आधार पर ही होता है। इसमें ऐसे नहीं है कि मान लो विकसित राष्ट्र है अमेरिका, रूस, चाइना, इन्हीं से ही इनके न्यायाधीशों का चुनाव होता है। पूरे 193 सदस्य देशों के जो व्यक्ति योग्य हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं और उसी आधार पर इनका चयन होता है। और जो सिलेक्शन का काम है वो किस तरह से होता है, सिलेक्शन इज डन बाय इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन है चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया, उसके द्वारा इनका चुनाव होता है। और ये निर्वाचन प्रक्रिया है वो आधारित है रूट फिलिमर प्लान जो 1920 में बना था। रूट फिलिमर प्लान के आधार पर ही आज तक न्यायाधीशों का चुनाव होता आया है। और महासभा व सुरक्षा परिषद में इनके लिए वोटिंग होती है और जो सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं उन्हीं को न्यायाधीश चुना जाता है। यानी जो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं वो सर्वाधिक बहुमत के आधार पर ही इनका चयन किया जाता है। फिर भी इनके लिए एक आरक्षण कमेटी बनाई गई है कि किन किन को आरक्षित है सीटें दी गई है। तो उन आरक्षित सीटों की हम चर्चा करेंगे। ये आरक्षित सीटें क्षेत्रीय आधार पर तय की गई है। क्षेत्रीय आधार पर सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 92 से जो 98 प्रक्रिया है उसमें दिया गया है। तो देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप से 3, एशिया से 3, लैटिन अमेरिका से 2, पूर्वी यूरोप से 2 और पश्चिम यूरोप से 5। देख लीजिए, अफ्रीका से 3, एशिया से 3, लैटिन अमेरिका से 2, पूर्वी यूरोप से 2 और पश्चिम यूरोप से 5। इस तरह से क्षेत्रीयता के आधार पर 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या एक देश से एक से अधिक न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो उसका उत्तर बिल्कुल ना होगा। एक देश से एक ही सदस्य है वो न्यायाधीश के रूप में बहुमत के आधार पर चुना जाता है। और ये 15 सदस्य हैं, ये जब कभी वोटिंग होती है किसी पर वोट देते हैं किसी निर्णय पर, और किसी मामले में वोटिंग होती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। प्राय बहुमत है वो 2/3 होना आवश्यक है। और जब भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों पक्ष में बराबर वोट आ जाए, यानी 15 में से एक तो अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो अगर साथ बराबर आ जाए तब अध्यक्ष के द्वारा भी वोट किया जाता है और निर्णय
लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शांति और सुरक्षा के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को है। इसके अलावा महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा जो भी मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने रखे जाते हैं उनमें भी इनको सुनवाई करने का अधिकार है। और जो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है, जैसे हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विश्व स्तर पर अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। तो वो कौन कौन से हैं? संधि की व्याख्या करना, मतलब जितने भी देशों के बीच में संधियां होती है उन संधि की व्याख्या करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी प्रश्न, जब किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रश्न हो तो उसकी व्याख्या भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के बाद उनको कौन सा क्षतिपूर्ति भरना है और कौन सा उन पर फिर से पुनः प्रतिबंध लगाना है, इन सब का निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व स्तर पर न्याय की बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इसकी सफलता है कि आज तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं छिड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने द्विपक्षीय मामलों को या एक पक्ष या एक से अधिक देशों के बीच जितने भी आज तक के मामले हैं उनका बहुत ही ठीक ढंग से समाधान किया है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अब तक अगर कोई अध्यक्ष रहे हैं तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, वो 1987 में भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी है, वो दोबारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या एक व्यक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष तक न्यायाधीश रहने के बाद पुनः चुना जा सकता है, पुनः वो निर्वाचन के आधार पर या पुनः चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है? तो उसका उत्तर है वो होगा हाँ, एक व्यक्ति है वो पुनः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुना जा सकता है। जैसे वर्तमान में दलबीर सिंह जी भंडारी है, वो इसके उदाहरण है। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है, कितने इसके सदस्य हैं, चुनाव किस आधार पर होता है, निर्णय किस आधार पर होता है, वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, और बराबर अगर वोट आ जाए मतलब टाई हो जाए तो किस तरह से निर्णय किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। और ये सभी जो तैयारी है न केवल आपकी कक्षा 12 में काम आएगी बल्कि आपके जीवन में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने नोट्स है वो बना लीजिए, उनको सुरक्षित